मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ही जो अगली कैटेगरी आती है लास्ट जो है वो एक्चुअली पोलर की ही एक्सट्रीम केस आप एक समझ लो कि इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। तो नाम से ही पता लगता है कि ये होते तो पोलर ही हैं, मगर जैसे इसमें भी आप अगर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे मैं तो वहीं से उठा लाऊं, तो वही सारी चीजें हमने बात करनी है। इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम नहीं हो सकते, इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, तो इसमें बात करें अगर हम, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको आइडिया है कुछ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, SON। आयोन डाइपोल के पीछे बंदे की ओनली those molecules in which hydrogen is bonded to F और O और N। पीरियोडिक टेबल के 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं इनसे लगाओ तो ये ही 3 ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, मतलब एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर नेचर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी एक तरह का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है। ठीक है, तो इसमें जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है उसको डायपोल डायपोल ना बोल के हमने स्पेशल नाम दे रखा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोलर मतलब कंपेयर होते तो कोवेलेंट ही है, लेकिन उसमें एक्सट्रीम जो है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो जैसे इसमें आपके पास आ गया HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, वाटर, अमोनिया, इस तरह की चीजें जिसमें हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से लगाओ। फिजिकल नेचर ये कंपैरेटिवली, जैसे आइस है, अब आपने देखा है पानी का फ्रोजन स्टेट हार्ड होते हैं कंपैरेटिवली, ऐसा सॉफ्ट नहीं कह सकते आप। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें तो ये इंसुलेटरी होता है। सर बट एमोनिया को देखा जाए वो तो एक गैस की तरह ली जाएगी ना? बेटे फिर वही बात आती है, हम इस टाइम किसी भी चीज की स्टेट की बात कर रहे हैं। आप अमोनिया को फ्रीज कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगेन थोड़ा सा अपना एक विजन चेंज करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की सॉलिड स्टेट उसकी एक ऐसी अवस्था जिसमें वो ठोस होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक ना पिक्चर क्या होती है, हम क्योंकि सिर्फ रूम टेम्परेचर पे सोचते हैं, हमने आसपास का जो अपना है एनवायरनमेंट रूम टेम्परेचर पे देखा हुआ है, तो हमें लगता है भी जो रूम टेम्परेचर पर है वो कभी सॉलिड तो हो ही नहीं सकता। भाई मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपने तो हमेशा गैस ही देखी है, इसका लिए थोड़ी है कि आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते या आप उसको सॉलिडिफाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यस। वो बात अलग है कि बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स पर होगा। तो वो एक थोड़ा सोच आप बदलिए कि फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज की ऐसी स्टेट, ऐसी अवस्था जबकि वो ठोस है, हार्ड है, सॉलिड है। ठीक है ना। तो ओके सर। उस प्रोसेस को दिमाग में रखिए भी। अमोनिया, फ्रोजन अमोनिया, वाटर है, तो यहां पर मैंने H2O लिखा है ना, तो यहां पर मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? वाटर की सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। ठीक है। आइस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करेंगे तो ये इंसुलेटर है ही, और मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा है वाटर मेल्ट कर जाता है। फिर सबसे पहली कैटेगरी आपकी हो जाती है जिसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर जो आपके कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, जो दूसरी मेजर कैटेगरी अब बात करते हैं अपने, एंड इसको बोलते हैं आप आयनिक सॉलिड्स। दूसरी मेजर कैटेगरी है आयनिक सॉलिड्स। तो इनमें जब हम बात करें, तो अब देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब ये किन चीजों से बना हुआ है। ऑब्वियसली आयनिक सॉलिड है तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस। इसमें किस तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं कूलॉम्बिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो होते हैं ना, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है आपका, चाहे अपना NaCl है, चाहे K2SO4 है, सारे इस कैटेगरी में आते हैं। NaCl हो गया, MgO, K2SO4, कोई भी आयनिक कंपाउंड आपका इसी कैटेगरी में आएगा। कैल्शियम फ्लोराइड, कोई सब इस तरीके से सारे सॉल्ट इस कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल नेचर तो आपने देखा है, नमक जैसे अपन लाते हैं तो कैसा होता है? ठीक है, अपने पास तो अपन तो अपना पिसा हुआ लाते हैं, वरना नमक की जैसे दली लाते हैं अपने, तो वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब अगर आप हथौड़ी से मारोगे तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ठीक है, और इनके बारे में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर आप बात करें तो ये जो होते हैं दे आर insulators in solid state, but good conductors in molten or aqueous state. ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा और ये भी 12th तक भी इसकी बातें होती रहती हैं। इसका भी अपन डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार अभी बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत बार आया हुआ है आयनिक सॉलिड्स के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, नमक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, लो होगा? हाई। हाई होगा। हाई। नमक को गलाना है ना, नमक को अगर गलाना हो, अपने मेल्ट करना हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। लिख लिया?
यस सर। अब देखिए इसको जरा अपन समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या कहानी होती है। देखो जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड जो है, आप अगर उसको इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसा मैंने पहले भी कई बार आपको बना के दिखाया हुआ है, एक बार दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हाईलाइट किया मैंने, ऐसा क्यों होता है, आपको शब्दों में लिखकर आना पड़ सकता है। सवाल आ जाता है कई बार कि वाई आर आयनिक कंपाउंड्स इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन और एक्वा स्टेट। जैसे ये जो आयनिक कंपाउंड्स को अगर अंदर देखें, बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ एक बार। अगर आयनिक कंपाउंड्स को हम अंदर से देखें तो हमें उनमें एक जो है ना वो क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन में आपको पता ही है लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एक ऑर्डरली फैशन नजर आएगा हमें। तो उसका मिनिमम ऑर्डरलीनेस को अगर हम देखने के लिए हम उसको बनाए ना, तो हमें इस तरह से ऐसा नजर आएगा जैसे वो किसी क्यूब के कॉर्नर पर है। कॉर्नर पर भी हो सकते हैं और भी लोकेशन पे। और एक बार एक सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर अपन लें, तो जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड मैंने बनाया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मैंने बनाया, तो सोडियम क्लोराइड में क्या है, जैसे हर कोने पर सोडियम और क्लोराइड आयंस है। हर सोडियम आयन जो है, देखो एक्चुअली मॉलिक्यूल वर्ड है ना, मॉलिक्यूल वर्ड आयनिक सॉलिड्स के लिए है ही गलत। मॉलिक्यूल वर्ड जो है वो होना ही जो है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए चाहिए। तो ना मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक कॉर्नर पर आपने एक सोडियम आयन लगाया जैसे Na पॉजिटिव, फिर इससे इसके इसके अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक अट्रैक्शन है ना, इसके साथ सॉरी जो जुड़ेंगे इससे, इस सोडियम से, वो देखिए एक ये और एक ये, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे डायरेक्टली एसोसिएट नजर आ रहे हैं क्लोराइड आयन से। ऐसे ही हर क्लोराइड आयन फर्दर, फिर जैसे अब जैसे नीचे वाला क्लोरीन, तो इधर एक सोडियम आयन आ गया, इधर एक सोडियम आयन आ गया। ऑल्टरनेट लोकेशंस पर सोडियम और क्लोराइड आयंस मैंने लगाए, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है कि आपको ये तो पता ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, ठीक है। नहीं, शायद आपको नहीं पता, क्योंकि एक जैसे अपन जो अपन सर्किट बनाते हैं, जो अपन सर्किट बनाते हैं, सर्किट आप जो बनाते हो ना, जब आप, मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगा, जैसे आप जो सर्किट बनाते हो फिजिक्स में, आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो उसमें जैसे आप प्लस और माइनस बनाते हो, तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये सेल लगा होता है ना, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। जैसे अपना जैसे निप्पो नोविनो वाले आते हैं ना, एवरेडी वाले आते हैं, तो जो छोटी लाइन आप बना रहे हो ना, ये भी इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एक्चुअली। ये तो आप जानते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसमें से। नहीं तो 10th में तो पढ़ा ही होगा आपने ना, इतना तो अपने को, इतनी नॉलेज भी काम दे जाएगी अभी। हालांकि डिटेल में आपको इसके अंदर क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे अपने। पर फिलहाल ये जैसे इसमें से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन जिस भी डिवाइस में से होके जाते हैं, जैसे आपने रेजिस्टेंस लगाई है ना, जैसे कोई पंखा है, बल्ब है, जैसे, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है। अब मान लो कि हमने ऐसे किया कि एक एक वेसल के अंदर जो है, ये वेसल रखा है, इसमें साधारण नमक भर दिया, सॉलिड NaCl पाउडर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको सर्किट से जोड़ दिया ऐसे, एक वायर इधर आ रही है और ये इधर, एक देखने के लिए कि बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, एक बल्ब लगाया था इसमें, एक वायर ऐसे लगा रखी है। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम इसको करंट जब पास करेंगे तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड सोडियम क्लोराइड, अब होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये रास्ते में जो चीज है हमारे पास, इसमें अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल होगा जो मूव कर सके, तब तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का धक्का लेकर आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एक तरह का प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये इलेक्ट्रॉन का टारगेट होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो सेल से निकलते हैं, ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना होता है इन्होंने, मगर रास्ते में कोई चीज आएगी उसको भी अपने साथ लेके जाएंगे, मगर उस पर चार्ज होना जरूरी है, चार्ज ऐसा जो मूव कर सके। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एनिक सॉलिड्स में, कि ये जो चार्ज्ड आयंस तो हैं उसके अंदर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं धक्का मारने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक नहीं होते, लाखों करोड़ों भी छोटी वैल्यू है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स धक्का मारने के लिए आते हैं। तो अभी क्या इनके साथ चलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो आयंस हैं, ये मैंने ग्रे लाइंस बनाई ना, सिंबॉलिक लाइंस हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इतनी टाइटली पैक्ड हैं
कि ये जो है आयंस आगे मूव नहीं करते, तो ये क्या होता है कि सर्किट बीच में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे जा नहीं पाते। सॉलिड स्टेट में तो होता है ये, लेकिन जब आप इसको मोल्टन कर दो, गला दो, गलाने पर क्या होता है कि ऑब्वियसली ये जो बीच के जो हैं ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, है ना। गलाने पर क्या होता है कि बीच के जो बॉन्ड्स हैं ये टूट जाएंगे। ये बीच के बॉन्ड्स टूटते ही क्या होगा, बीच के बॉन्ड्स टूटते ही these ions will become free to move, और इलेक्ट्रॉन जब धक्का मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन आयंस भी उसी हिसाब से चलने लगेंगे। तो आयन चले, करंट क्या है, मूविंग चार्ज इज करंट, तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होने लगता है। चलो मोल्टन में आप कहते हो समझ आता है, ओके, मोल्टन में ओके, ठीक है, समझ आ गई बात। एक्वस में क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। दोबारा आते हैं कि हमारे पास जो है इसके बीच में जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बने हुए, ठीक है। जब आप इन चीजों को पानी में मिलाते हो, आयनिक कंपाउंड्स पानी में मिलाते हो, तो ये बात हालांकि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है इसकी बेंट ज्योमेट्री होती है, जिस कारण से इस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव और इन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को मैं ऐसा एक वी शेप बनाता हूं, तो जैसे ही पानी में सोडियम क्लोराइड को आप डालते हो तो ऑब्वियसली सोडियम आयंस की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे खींचे चले आते हैं और इसको चारों तरफ से ऐसे आके घेर लेते हैं। ये मैं पिंक से जो बना रहा हूँ ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और पॉइंटेड एरो इसकी तरफ मतलब ऑक्सीजन की तरफ से आते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारे के सारे सोडियम आयंस जो हैं वो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है। इसको आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। आयन डायपोल मतलब एक सोडियम आयन और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही क्लोराइड आयन को की तरफ वाटर जो है अपने हाइड्रोजन वाले टर्मिनल से खींचता चलाएगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। जितने भी क्लोराइड आयंस हैं वो सारे के सारे इस तरह से, इस फिनोमेना को हम हाइड्रेशन, वैसे सॉल्वेशन कहा जाता है। कोई भी सॉल्वेंट अगर इस तरह चारों तरफ से आयंस को घेर लेते हैं उसको सॉल्वेशन बोलते हैं, लेकिन जब आपका सॉल्वेंट वाटर हो तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, इस फिनोमेना को हाइड्रेशन बोलते हैं। ये एक तरह का एसोसिएशन है, एसोसिएशन मतलब जुड़ाव है, जो कि जो है जो आयन और डायपोल के बीच में यहाँ पर अरेंज मतलब बनता है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब एसोसिएशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में, इस हाइड्रेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है which is sufficient to break these electrostatic forces of attraction between the ions. और then what happens is, again जब ये हम अगर इसको सेल से जोड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की पूरी जो स्ट्रीम आती है वो इनको ड्रैग करके अपने साथ ले जाती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मोल्टन से यहाँ पर अंतर क्या होता है कि आयंस जो होते हैं वो हाइड्रेटेड चलते हैं हमेशा, पूरा गुच्छा जाता है एक इलेक्ट्रोड, जैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो पूरा सोडियम अपने साथ में अपने ये सारे भाइयों को लेके जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ में। ये फर्क होता है जब आप सोडियम लिखते हो सॉलिड और जब आप लिखते हो सोडियम लिखते हो एक्वस। सोडियम जब आप गैस लिखते हो ना, ऐसे जी लिखते हो, तब तो होता है सोडियम अकेला, लेकिन सोडियम जब आप एक्वस लिखते हो ना तो इसका मतलब वो अपने सारे भाई बंधुओं के साथ ऐसे एसोसिएशन के साथ है पूरा, ये फर्क होता है। तो तब क्या होता है, ये फिर चलने लग जाता है, तब ये चलने लग जाता है। समझ आई मेरी बात? सर इसको अपने ऐसे कह सकते हैं, अभी ये NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर में जाके डिसएसोसिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। एक बार दोबारा बताओगे बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर अपने इसको ऐसे बोल सकते हैं, अभी NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में जाके डिसएसोसिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी। बिल्कुल भी, मुद्दे की बात तो यही है, शब्दों में तो अपन ने यही लिखना है, लेकिन बात समझ तो आनी चाहिए ना अपने को कि भी वो अपने आयंस में टूट जाएगा तभी तो वो डिसोसिएशन हो जाता है। तो कम से कम ये चीजें समझ की बात, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलग तरीके से समझ हुआ होगा ना तो किस तरह से काम आ जाए अपने को समझ, यू नेवर नो। तो लैटिस एंथैल्पी को हाइड्रेशन एंथैल्पी जब एक्सीड कर जाती है ना, यानी लैटिस एंथैल्पी उसको बोलते हैं जितनी ताकत से आयंस आपस में जुड़े होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आपस में जुड़े होते हैं जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उससे भी ज्यादा होती है ना हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो एक तरह से ये जो है तब ये आयंस टूटते हैं। जैसे 2 जने लड़ रहे हो और 6 जने उनको लड़ने से रोक रहे हो, वो सिचुएशन है, ठीक है ना। तो वो जो लड़ने से रोकने वाले हैं ना, वो समझ लो वाटर जो एक तरह से दोनों को लड़ने वालों को खींच रहे हैं,
दूर खींच रहे हैं तो ऐसे खींच के ले जाते हैं, वो तोड़ देते हैं, तब ये आयंस दे बिकम फ्री टू मूव। ठीक है, तो ये Okay, sir. क्वेश्चन अगर शब्दों में लिखना होगा तो इतनी सी बात ही लिखी जाएगी इसमें कि जो है एक सेकेंड, क्वेश्चन आएगा व्हाई आर ionic compounds insulators in the solid state but good conductors in the molten or aqueous state। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? This is because on melting or on dissolving in water, ionic solids dissociate into their component ions and become free to move, and hence they conduct electricity। But in the state, solid state, the oppositely charged ions are held together by strong electrostatic forces of attraction and cannot move, and so do not conduct electricity। ये चीज मैं करूंगा नहीं सर आराम से लगा रहा हूं। हाँ पिक को मन्नू पकड़ ले तो आराम से लगा दे। डर लगता है। बात घटाना नहीं है। आराम से टच करके तो नीचे क्या लगा ले आराम लगा टच कर यश सोमानी। सर जी सर बताइए। सर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी एक्वा स्टेट में कंडक्टर होंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोलर भी होते ही हैं, वो तो पता ही अपने को, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। बट एक्चुअली बस वही बात है ना कि डिस्कशन जो होता है मेनली आयनिक के बारे में होता है इसके अंदर, तो आप इसको Okay, बता सकते हैं, ये लिख लो। सर मोल्टन और एक्वस की कंडक्टिविटी में कोई मतलब फर्क होएगा क्या? दोनों सेम ही कंडक्शन करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा इसमें। हालांकि जो ड्रिफ्ट है उसका फर्क तो रहेगा ही, क्योंकि जो एक्वस है उसके अंदर क्या होगा आपको बताया मैंने, पूरा गुच्छा चलेगा, पूरा एग्रीगेट गुच्छा। कैसे? आयन के साथ उसके एसोसिएटेड सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर की। तो वो जो मतलब आप ये समझें कि अगर स्पीड की बात करें तो
फर्क तो रह सकता है मगर वो इतना ऑब्जर्वेबल नहीं आएगा। ओके सर। सर सॉल्वेशन की टर्म को कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिलेट करेंगे। बेटा एक बार दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? सर सॉल्वेशन की टर्म को वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट करेंगे। क्या कह रहे हो? सर जो सॉल्वेशन की टर्म आपने बताई है ना अभी, वो ग्रुप बना लेते हैं, ऐसे सराउंड कर लेते हैं, हाँ 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 हाँ। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब क्या कहते हैं मतलब होंगे उसके बीच में नहीं, इंक्लूड, जैसे तभी। क्या होता है कि अपना दिमाग तो क्या कहता है, अपन जिस लेवल पे पढ़ाई करते हैं वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट, नॉर्मली अपना दिमाग अभी जो काम करता है, कह लो स्कूल लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, वरना लिक्विड अमोनिया भी सॉल्वेंट है। अब मान लो लिक्विड अमोनिया है, तो लिक्विड अमोनिया में वही सीन है कि अगर कोई कैटायन होगा तो अमोनिया भी पोलर है, अमोनिया भी पोलर है, ठीक है ना। तो ये उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो उस केस में फिर क्या होगा कि वो कहलाते हैं अमोनिएटेड, कहलाते हैं हाइड्रेटेड की जगह। तो जैसे नेगेटिव टर्मिनल ऐसे ही खींचा चलाएगा, उस केस में ये सारा चारों तरफ अमोनिया इकट्ठा मतलब चारों तरफ से घेर लेता है इसको। अगर आपको ध्यान हो जैसे एस ब्लॉक 11th का, अभी चक्कर क्या पड़ता है कि 11th सारी ऐसी गई है ना कि 11th की कोई बात करते हुए भी यूँ लगता है कि मेरे को दोबारा बतानी पड़ेगी जब आएगी। जैसे एस ब्लॉक में आप उठाओगे ना तो उसमें लिखा है कि ब्लू कलर के सॉल्यूशंस बनाते हैं ये एस ब्लॉक के मेटल्स अमोनिया के अंदर, लिक्विड अमोनिया में। अगर आप उसको बुक को उठाओगे ना एनसीईआरटी में भी, तो वहां पर यही होता है कि अमोनिया में जब वो डालते हैं ना, तो वो क्या होता है कि इस तरह से उसको अपन ए क्यू की जगह से AMM लिखते हैं, अमोनिएटेड होते हैं वो। मतलब उस केस में क्या होता है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं उसको। तो मतलब जब हम अब ये भी एक तरह का सॉल्वेशन ही है, ये भी एक तरह का तो सॉल्वेशन एक बड़ा टर्म है। सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है जिसमें मतलब कोई आयन को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से एसोसिएट हो जाते हैं उसके उसके ऊपर। यानी ये एक तरह का इट्स कॉल्ड आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन, ये आयन है और ये डायपोल है, तो इसको आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो बड़ा टर्म है सॉल्वेशन, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, वाटर के लिए आपको बताइए ना हाइड्रेट वर्ड यूज होता है, तो जो तब उसको हम हाइड्रेशन बोल देते हैं। ये चीज होती है, ठीक है। यही पूछ रहे थे ना? यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे? नहीं समझ आई मेरी बात? चलो, तो आयनिक के बाद अगली चीज क्या आती है, जो थर्ड कैटेगरी है, वो है मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, वो क्या होते हैं, वो इसमें ना पॉजिटिव आयंस, ये मैं भी आपको सिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा, मतलब एक बार आप लिख लो। इन ए sea of delocalized electrons, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मतलब आप ये कहें कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं, वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है।
अलग ही टाइप की बॉन्डिंग है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो आपको बताइए एग्जाम्पल में आपके पास जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह की चीजें। ठीक है, इसके अगर अपन बात करें कि जैसे फिजिकल नेचर की इसकी बात करें, वो कैसा होता है, हार्ड होते हैं लेकिन साथ में मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे, तो ये गुड कंडक्टर्स in solid as well as in molten state, ये गुड कंडक्टर्स ही होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इनका भी हाई होता है। ठीक है, तो लिख लिया आपने, तो एक एक करके इसको जरा इनकी बातों को जरा डिस्कस करते हैं अपने। ये भी हमें जो है पता, थोड़ी अलग टाइप की जो है ये बॉन्डिंग होती है, तो इसको जो है अपने को समझना आना चाहिए इसको। देखो क्या होता है कि ये मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर अपन बनाए तो कैसे होती है वो समझना है। देखिए जैसे ये भी फिक्स लोकेशन पे ना, मगर आयंस होते हैं। जो कॉन्सेप्ट है क्या कहता है, जैसे मान लो कॉपर, कॉपर देखा है आपने, कॉपर मेटल देखा है आपने, यस और नो? है भाई? यस सर। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते थे? है जी, कॉपर को हिंदी में क्या बोलते थे? हिंदी में कॉपर को हिंदी में, कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो सर। देखा हुआ है, ओके। तो अब देखिए क्या है कि अब तो बस करो यश, खूब एंटरटेनमेंट हो गया अभी तक तो। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जो सबसे जरूरी मैं आपको बताऊं, बिजली की तारें देखिए ना अपने अपने घर में, जो भी वायर है ब्राउन से कलर की जो होती हैं वो कॉपर मेटल है। या जैसे जो अपने पास जैसे बर्तन अपने पूजा वूजा में आमतौर पे यूज करते हैं, आजकल थोड़ा महंगा मेटल है ये, तो छोटे लोटे वगैरह हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं वो ब्राउन से कलर का मेटल होता है, कॉपर देखा है ना सबने। तो इट्स अ गुड कंडक्टर। हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग है वो कॉपर मेटल की है, ब्राउन से कलर का मेटल होता है। आपने तारें देखी होंगी, बिजली की तारें जो है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसमें भी क्या होगा कि आपको ऐसे ही दिखेगा कि जो है फिक्स लोकेशंस पर इसमें मेटल के आयंस हैं। इसके अंदर अंदरूनी अगर इसका अंदर का हम स्ट्रक्चर देखें, आपको बनाना कुछ नहीं, सिर्फ समझना एक बार, तो इसमें भी आपको क्या होगा कि आपको दिखेगा जैसे ये कॉपर आयंस उसमें फिक्स
लोकेशंस पर है जैसे। ठीक है ना, और ये भी जो है, मगर फर्क क्या होता है इसमें और दूसरों में, ये अपने समझते हैं जरा। जो आयनिक में ये भी आप देखोगे तो ना, अब ये मतलब स्ट्रॉन्ग जो है ये भी आपस में बॉन्डेड होते हैं, यानी ये एक फिक्स लोकेशन पर होते हैं। ये भी, इनको भी अगर आप देखोगे ना तो आपको पता लगे अब ये भी फिक्स लोकेशन पर ही है। ठीक है, लेकिन आयनिक में और इनमें क्या फर्क होता है कि इनके अंदर भरे होते हैं जो ये आयन्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो इनके अंदर भरे पड़े होते हैं। ढेरों, मतलब लाखों करोड़ों तो छोटी वैल्यू है, अगर नंबर बहुत होता है। 10⁻23 जो है वो आप समझ सकते हो कि लाखों करोड़ों भी छोटे है उसके लिए। इतना तो अब आप 12th क्लास वाले जानती हो, 10⁻23 बहुत होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे हुए हैं। आपने क्या लिखा है इसकी बॉन्डिंग में कैसे होते हैं, कि इसकी बॉन्डिंग में ये कहता है कि कैसे होते हैं पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है समुद्र। ये यही बताना चाहता है कि इसमें एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ये डीलोकलाइज मतलब ये पॉजिटिव आयंस हैं, फिक्स लोकेशन पर पॉजिटिव आयंस हैं, और ये बीच में जो है जैसे कोई समुद्र भरा पड़ा और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का वो है, इसी के ये बीच में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकल, देखो लोकल का मतलब होता है एक जगह रुकने वाला, डीलोकलाइज का मतलब होता है जो एक जगह रुके नहीं, ठहरे नहीं, चल सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। एंड दिस इज द डिफरेंस व्हाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं। तो इसको मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे इसको एक एनालॉजी से समझाऊं आपको, आप सोचोगे भी जुड़े कैसे रहते हैं आपस में। एक जग लिया अपन ने, एक जग लिया, उस जग में अपन ना कंचे भर देते हैं। कंचे भर दिए उसके अंदर में, खूब सारे कंचे। कंचे देखे आपने? यस सर। ये मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि कंचे के युग में आप पैदा ही नहीं हुए। कंचे वंचे खेलना तो खैर दूर की बात है, कंचे देखे तो होंगे। यस सर। सर खेले भी ठीक है। होंगे सर। अरे कमाल है, खेले हुए तो गजब की बात है। तो ये कंचे हैं जैसे, है ना, इसमें कंचे डाल रखे हैं। अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं इस जग को टेढ़ा कर दूं, टिल्ट कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? वो बाहर आने की कोशिश मीन्स बाहर गिरेंगे। वो कंचे लुढ़क के बाहर गिरेंगे, तड़ 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 बाहर गिरेंगे, है ना। जैसे ही मैं टेढ़ा कर दूंगा कंचे जो है बाहर गिरेंगे। लेकिन मान लो मैं इन कंचों के बीच में, अब कंचे भरने के बाद मैं ना बीच में मान लो मस्टर्ड ऑयल डाल देता हूँ, सरसों का तेल भर देता हूँ इसके अंदर। अब क्या हो गया, आप समझ सकते हो कि वो एक तरह का स्टिकीनेस आ जाती है दोनों के बीच में। अब मैं अगर टेढ़ा करूंगा जग को तो क्या होगा? कंचे पहले जल्दी निकल रहे थे कि अब जल्दी निकलेंगे? अब जल्दी से बहेंगे नहीं, ये आपस में एक तरह से बंध जाते हैं कंचे। बिल्कुल ऐसे ही है कि समझ लो कंचे तो मेटल के आयंस हैं, और जो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। मैलिएबिलिटी समझते हो आप क्या होता है? मैलिएबिलिटी यस सर। क्या होता है? मैलिएबिलिटी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट मेटल करने की को कैपेसिटी। आप पीट पीट के पतली पतली शीट्स बना सकते हो आप। जैसे अपन मिठाइयों पर चांदी का वर्क आता है, देखा है आपने लगा हुआ? बाजार से खरीद के ला सकते हो, देखा है आपने कभी? जैसे चांदी जो है काफी मेलिएबल होती है, गोल्ड और सिल्वर। अब गोल्ड तो ऑब्वियसली महंगा है, मगर सिल्वर तो देखा होगा आपने, चांदी का वर्क आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा। देखा है कभी? काजू कतली पे लगा होता है, काजू कतली पे लगा होता है, देखा है ना? यस सर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स। वो बनाया लिटरली ऐसे ही जाता है कि चांदी के छोटे टुकड़ों को पीटते रहते हैं। कभी आप उसको देखना, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। तो जो है ना उसको पतला पतला, इतनी पतली पतली फॉइल्स बन सकती हैं।
तो ये इसीलिए हो जाती है, जैसे मान लो इस जग को मैंने टेढ़ा किया, जस्ट बात समझा रहा हूँ कि इस जग को मैं टेढ़ा भी कर दूंगा ना अगर, तो होगा क्या कि ये जल्दी से ना बाहर नहीं गिरेंगे अभी कंचे, ये एक दूसरे के साथ इतना बंध गए हैं, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन कर लेना भाई, कि ये ऐसे 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 फैल जाएंगे, मगर ये क्या है, बाहर नहीं निकलेंगे जल्दी से, एक दूसरे के साथ बंधे हुए रह जाते हैं, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला ना वो एक तरह से इनको बांध लेता है आपस में, तो ये कंचे बाहर नहीं गिरते जल्दी से। वही सीन है मेटल्स के अंदर जो है, जैसे अब ये मान लो ये अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इसको अगर मैं हथौड़ी से पीटना शुरू करूंगा तो बॉन्डिंग तो स्ट्रांग है, टूटते तो नहीं है, ये दबना शुरू हो जाते हैं, दब के जैसे अभी ऐसे अगर ये ऐसे है ना तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब समझो कि ऐसे हो जाएगा ये दबता दबता। मेरी ड्राइंग भी तो लाजवाब है ना, मतलब पतले पतले ऐसे दबते चले जाएंगे, मगर ये क्या है, ये टूटते नहीं, तो दैट रिजल्ट्स इन मैलिएबिलिटी, ये पतली पतली शीट्स में फैलते जाते हैं धीरे धीरे, मगर ये टूटते नहीं है। तो ये इनकी खास बात होती है कि मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? So that they can be drawn into wires. They can be drawn into thin wires. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो इनकी बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग है, कुछ खास तरह की होती है, इन विच देयर आर जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस समझते हो आप क्या होता है रेजिस्टेंस? Yes, sir. जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो ना, जैसे आप समझो ये हमारा वाटर वर्क्स है, वो पानी वाली टंकी एक, और पानी वाली टंकी से हमारे घरों में पानी आ रहा है, ठीक है, अब इसमें पानी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इन्होंने अपनी मोटर नहीं चलाई है। जब ये मोटर चलाते हैं पानी और आता है तो बड़े पड़े हुए पानी को धक्का मार के आगे ले जाता है, इस तरह से होता है ना। वही सीन है कि अगर एक वायर को आप एक सेल से जोड़ दो, तो सेल में से मैंने अभी भी बताया आपको क्या निकलता है, उसमें से क्या चीज निकलती है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स आके इनको धक्का मारते हैं। अब की बार देयर आर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स में देयर वर नो इलेक्ट्रॉन्स, देयर वाज नथिंग टू मूव, नो चार्ज पार्टिकल कुड मूव। लेकिन यहां पर मेटल में देयर इज अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है वो चल फिर सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो जब इनको धक्का लगता है तो ये चल पड़ते हैं। आपको पता है सेल क्या जनरेट करता है? सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। पोटेंशियल मतलब धक्का मारने का डिफरेंस, इधर से धक्का ज्यादा लगता है, इधर से धक्का लगता है, तो ये घूम के फिर इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चार्ज चलता है, मूविंग चार्ज इज करंट, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। तो ये मोल्टन या मतलब या आपके सॉलिड दोनों स्टेट्स में मेटल्स आर इन जनरल व्हाट? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए होते हैं। बोलो मेरी बात समझ आती है? जो अब जिससे अपने जो पॉइंट्स लिखे, देखो इस समझने के लिए काम किस तरह से आएंगे, यू नेवर नो। पहली बात, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर व्हाट? पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इस तरह की जो बॉन्डिंग है मेटेलिक बॉन्डिंग कहलाती है। सारे मेटल्स इस कैटेगरी में आते हैं। ये हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली उनकी आप फॉइल बना सकते हो। और डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उनकी आप पतली पतली तारें भी बना सकते हो। ये मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है। गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल मोडल स्टेट, और मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होता है मेटल्स का, आपको बताइए। तो इस तरीके से आपके पास मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आती हैं। बोलो मेरी बात समझ आती? एनी क्वेश्चंस? चलिए फिर लास्ट जो कैटेगरी है वो है कोवलेंट, या इनको नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, होते तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स ही हैं, ये एटम्स हैं, लेकिन क्या है, जैसे इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स की जैसे सबसे पहले अपन बात करें, तो वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें और क्या फर्क होता है? फिर आप कहोगे मॉलिक्यूलर क्यों नहीं बोलते, एक्चुअली ये जायंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दीज फॉर्म, जायंट से मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, आपस में जुड़ते ही चले जाते हैं, जुड़ते ही चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो आप ये कहें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस या बॉन्डिंग जो है वो इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, लगातार कोवलेंट बॉन्डिंग चलती रहती है।
ठीक है, तो इसके अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें कुछ फिक्स 3-4 नाम है, वही आपको याद रखने। एक तो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड में SiO2, मैंने आपको बताया था, इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्वार्ट्ज, क्योंकि इसका एमॉर्फस फॉर्म तो ग्लास होता है, ठीक है। एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। फिर कार्बन, जो डायमंड आपको पता है, डायमंड प्योर कार्बन है। और जो है कार्बन ग्रेफाइट का भी इसका फॉर्म आता है, एलोट्रोप्स होते हैं ये। ग्रेफाइट तो खैर सबने देखा होगा। एक होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड, ALN। यही 5 नाम जो है ये आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर। ग्रेफाइट देखा है आपने? यस सर। Yes, sir. कहाँ देखा है? पेंसिल पेंसिल, कच्ची पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट होती है। तो ये क्या होते हैं, बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनको मैं अभी आपको समझाता हूँ। नॉर्मली अगर आप इनके फिजिकल नेचर की बात करोगे तो हार्ड होते हैं। तो एक्सेप्शन के तौर पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है, बाकी सारे हार्ड होते हैं। कच्ची पेंसिल, पेंसिल जिससे आप लिखते हो, वो ग्रेफाइट है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इंसुलेटर्स होते हैं, और ग्रेफाइट उसमें एक जो है एक्सेप्शन। इंसुलेटर्स, फिर वही एक्सेप्शन। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट तो खैर सभी का हाई होता है इनका। अब देखिए कैसे होता है ये नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जो बड़ा नेटवर्क आगे से आगे जुड़ जाए। जैसे डायमंड में क्या होता है, डायमंड में जैसे एक कार्बन है मान लो, आपको पता है कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो एक डायमंड जो है वो, डायमंड का एक कार्बन 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, इस तरीके से। उस तरह से हर कार्बन फर्दर 4 बॉन्ड बना रहा होता है, ऐसे टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल, फिर आगे ये पूरा नेटवर्क चलता ही चला जाता है। डायमंड का ये सीन है। एक कार्बन एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, सॉरी, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर? 4 4 बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पर? sp3 sp3 है ना। तो ये इसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो कुछ चलने के लिए है ही नहीं, ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना आयंस, कहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर देगा। फिर तो वो डायमंड। ग्रेफाइट आपने देखा, ग्रेफाइट को ना सॉलिड लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। काफी चिकना सा होता है, आपने देखा होगा। पेंसिल जो है, पेंसिल को अगर जैसे अपन बात करें, जैसे आपने लिखते हो जब आप पेंसिल से, पेंसिल अंदर पूरा लकड़ी के उसमें पूरा आपको पता है लेड का पीस होता है, लेड कह रहा हूँ मैं, लेड देसी भाषा में बोल देते हैं। ग्रेफाइट का पूरा पीस होता है ना ऐसे। तो आप लिखते जाते हो उससे, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो क्या होता है कि आप जैसे से लिखते हो ना, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर अपन बात करें ना ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट में जो है एक जो एक कार्बन है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे एक कार्बन sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, आपको पता होगा ऐसे। sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, अगर आपको ध्यान हो, हर कार्बन एटम की ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से एक लेयर बन जाती है, जिसमें हेक्सागोनल रिंग्स बन जाते हैं इसमें, इस तरीके से ऐसे। हर कार्बन एटम आप देख रहे हो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है।
इस तरह की ये लेयर बनती है, हेक्सागोनल रिंग्स की बनती है, ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ये इसका जो जैसे 3 बॉन्ड, तो मान लो ये वाला एक कार्बन देखते हैं अपने, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, अगर आप इसको बस 1 मिनट आपको और लूंगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो क्या हाइब्रिडेशन हुई इसकी? sp2 sp2। चौथा जो बॉन्ड होता है ना, वो चौथा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड बनाता है एक तरह से, वो दूसरी एक और नीचे लेयर होती है उसके साथ बना, उसके कार्बन से बनाता है, ऐसे। तो यही जो मतलब, मैं पूरी तो लेयर क्या बनाऊं, ड्राइंग का कोई जरूरी नहीं है, इसको ड्रॉ करने को तो कभी भी नहीं कहते, लेकिन समझने के लिए मुझे थोड़ा समझाना पड़ रहा है। केमिस्ट्री टीचर्स आर यूजुअली नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, है ना, क्योंकि ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती सही मायने में, तो जो पड़ती भी वैसी लकीरें, तो ये जो है ना, इनके बीच में ये जो है ना, ये इस तरह की, ये चौथा बॉन्ड यहाँ पर होता है, पाई बॉन्ड होता है, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब आपको ये अपन आगे भी केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ये डीलोकलाइज मतलब ये मूव कर सकते हैं, इसीलिए इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये जो चौथा जो बॉन्ड है ना, इन्हीं के कारण जो है ये मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। और जब आप दबा के लिखते हो ना, जब आप दबा के लिखते हो पेंसिल से, तो ये लेयर लेयर बीच में, ये बीच के जो पाई बॉन्ड है टूटते जाते हैं और लेयर लेयर टूटती जाती है। आपने जब पेंसिल से आप लिखते हो तो क्या होता है, आप ये देखते हो ना कि एक एक लेयर उतरती जा रही है, धीरे धीरे क्या होता है, पेंसिल घिसती जाती है, क्योंकि इसकी हेक्सागोनल इसकी एक लेयर उतर गई, फिर दूसरी उतर गई, फिर तीसरी उतर गई, लेयर्स नीचे उतरती जाती है कागज के ऊपर, टूटती, आप दबाते हो तो बीच का ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बीच का बॉन्ड टूट जाता है, और वो जो आपका ग्रेफाइट है वो कागज के ऊपर आ जाता है, फिर अगली लेयर, एक के ऊपर एक लेयर्स स्टैक्ड है एक तरह से ऐसे, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शनली सिर्फ सॉरी जो ग्रेफाइट है इसमें वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, और जो है फिजिकल नेचर भी उसका सॉफ्ट है, ये चीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, ठीक। बाकी फिर इसको आगे कल करेंगे, ठीक है, कल अपन सर फिर इसके और, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, हैं जी, सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए और कोई नहीं हुई मतलब क्लासिफिकेशन, बाकी सबके लिए तो आ गई। नहीं इसमें नहीं, जबरदस्ती कहाँ से लाएं